खरं तर ज्यांनी शेतकरी धर्माचा वसा घेतला आणि तमाम देशातल्या शेतकऱ्याला एक हाक घातली, गेली अनेक वर्ष या देशातला शेतकरी अडचणीत होता, अस्वस्थही होता आणि याच काळात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावांनी एक हाक दिली। ती हाक म्हणजे आता आपकी बार किसान सरकार। आणि ही हाक देऊन खरं आजच्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आज फार महत्त्वाचा आणि पवित्र दिवस आहे, ज्याला तमाम महाराष्ट्रातली जनता बळीराजाचा देव मानते। त्या विठुरायाच्या चरणी या बळीराजासाठी साकडं घालायसाठी आलेले केसीआर साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले आपल्या सगळ्यांचे लाडके, आपल्या सगळ्यांचेच नाही तर आम्हा सर्वांचे बी लाडके भगीरथ दादा, व्यासपीठावरील मान्यवर, कौन बोलता है आसमां को सुराग नहीं होता, थोड़ा पत्थर तो उछालो यारो। आज केसीआर साहेब आपल्या नगरीत आणि पवित्र पंढरीच्या नगरीत आलेत। त्यांच्यासोबत पूर्णपणे राज्याचं मंत्रिमंडळ, आमदार, खासदार, सर्व तेलंगणा सरकार घेऊन आलेत। ज्यावेळी साहेबाची माझी भेट झाली त्यावेळी मी हलक्या आवाजात म्हणलं होतं की सर, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशात काही अडचण नाही, बळीराजा आपल्या पाठीशी राहील, पण थोडं पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये तर त्यावर उत्तर होतं केसीआर साहेबाचं की अन्नाजी, पश्चिम महाराष्ट्र में क्या कोई किसानों की समस्या नहीं है? यहाँ क्या बिजली मुफ्त मिलती है? किसानों को अनुदान मिलता है? हर किसान महाराष्ट्र की समस्या एक है किसानों की, तुम चिंता मत करो। आणि आज योग बघा, तुम्हा सगळ्याच्या निमित्तानं आणि भगीरथ दादाच्या निमित्तानं भारत राष्ट्र समितीने आजच्या महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक दिवशी या भागात एंट्री केली। मला खात्री आहे सर, ही एंट्री आता कोल्हापूरच्या गडिंग्लज पर्यंत गेल्याशिवाय राहणार नाही। पूर्ण मी काही जास्त बोलणार नाही, पण गेली 2-4 दिवस बघतो आहे की केसीआर साहेब पंढरीला येणार आहेत म्हणल्यानंतर काय काय जळफळाट झाला, काय 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 अरे अरे अरे। भगीरथ दादा, तुमची टीम मोठी आहे। भारत नाना माझे मित्र होते। हे तुमच्या पंढरपुरातून निघालेला हा रस्ता, हा वनवा आता पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राला काबीज केल्याशिवाय राहणार नाही याची मला खात्री आहे। आजच्या दिवशी मी तुम्हाला सगळ्यांना, तुमच्या सहकार्यांना शुभेच्छा देतो, कारण केसीआर साहेब, आम्ही मोठे अस्वस्थ होतो, पण तुम्ही झेंडा घेऊन पुढे आल्यानंतर
याच भागात नाही, महाराष्ट्रातच नाही तर तमाम देशातल्या शेतकरी समाजाला एक जीवन जगण्याची नवी प्रेरणा मिळालेली आहे, नवी जीवन जगण्याची एक उमेद मिळालेली आहे. नाहीतर असं आम्हाला वाटत होतं की आता आमचा कोली आली नाही, पण निश्चित बदल हा अटळ आहे. आम्ही तुमच्या येण्याचं, तुमच्या या भूमिकेचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो. हेच असं पाऊल पूर्णपणे पुढे जावं आणि आपण दिलेली जी काही घोषणा आहे ती सार्थ व्हावं एवढीच आजच्या दिनी अपेक्षा करतो. इथंच थांबतो आणि पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांना, पुष्कळ जणांच्या तळ्या उचलल्या, बकळ झाला, आता पुन्हा एकदा आपकी बार. धन्यवाद. सन्माननीय साहेबांनी उपस्थितांना संबोधित केलं. एकदा जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचे आभार व्यक्त करूयात. आणि यानंतर स्वर्गीय भारत नानांसारख्या ढाण्या वाघाचा छावा ज्यांचा आत्ताच बीआरएस मध्ये प्रवेश केला असे सन्माननीय भगीरथ दादा भालके आपल्या सर्वांशी इथं संवाद साधतायत. जोरदार टाळ्याने त्यांना आमंत्रित करूया. खरं तर कार्य ज्यांचं निस्वार्थी आणि पाक आहे, पाणी नव्हे जे धगधगती आग आहे, अन्याया विरुद्ध ज्यांच्या मनात राग आहे आणि म्हणूनच तर विरोधकांना त्यांचा धाक आहे. अनेक नेते येतील आणि जातील पंढरीत, पण भगीरथ दादा भारत नानांसारख्या ढाण्या वाघाचा छावा आहे आणि असा हा छावा आजपासून आपल्या सर्वांचं नेतृत्व करतायत पंढरपूरचे भावी आमदार भगीरथ दादा भालके. देशाची दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाणाऱ्या या पंढरपूरच्या नगरीमध्ये इतिहासात बंधूंनो पहिल्यांदा एका राज्याचे मुख्यमंत्री, संपूर्ण आपलं मंत्रिमंडळ, आमदार, खासदार हे आपल्या ब्रह्मांड नायक विठ्ठलाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी येतात. आणि म्हणून मोठ्या आवाजाने एकदा आपण त्या पंढरीनाथ महाराजाचा सर्वप्रथम जयघोष करूया. बोला पुंडलिक हरदेव विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय. या पक्षप्रवेश सोहळा आणि आपल्याला आशीर्वाद देण्यासाठी आलेले भारत राष्ट्र समितीचे प्रमुख, तेलंगणा राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आणि देशातल्या भविष्यातल्या शेतकऱ्यांचे तारणहार आदरणीय के चंद्रशेखरजी राव, मंचावर उपस्थित आदरणीय शंकर अण्णा, आदरणीय माणिकरावजी कदम साहेब, मंचावर उपस्थित माझी आई, या पंढरपूर मंगळवेढा तालुक्यातील उपस्थित सर्व सन्माननीय आजी माजी नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सर्व आजी माजी सदस्य, मंचावर उपस्थित आदरणीय नानांच्या पासून खांद्याला खांदा लावून काम करणारे सर्व वडीलधारी मंडळी, आदरणीय साहेबांच्या बरोबर आलेले तेलंगणाहून सर्व आदरणीय सन्माननीय मंत्रिमंडळ, सर्व खासदार, सर्व आमदार, या पंढरपूर आणि मंगळवेढा तालुक्यातून उपस्थित ज्यांचा कायमस्वरूपी पाठीशी आशीर्वाद राहतो ती मायबाप जनता, सर्व वडीलधारी मंडळी, माता भगिनी, उपस्थित पत्रकार बंधू आणि उपस्थित तरुण सहकारी मित्रांनो, पहिल्या भेटीमध्ये मी आदरणीय साहेबांना भेटल्यानंतर ज्या महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय केसीआर साहेब शेतकऱ्यांच्यासाठी, सर्वसामान्यांच्यासाठी ज्या पोटतिडकीनं काम करू इच्छित आहेत, त्यासाठी साहेबांना विनंती केली की साहेब, आपण या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असणारा पांडुरंग
जो युगविठ्ठेवर त्या ठिकाणी उभा आहे आणि या विठ्ठलाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी महाराष्ट्र नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक त्या ठिकाणी विनम्रतेने नतमस्तक होण्यासाठी येत आहेत. आणि साहेब, आपण देखील आमच्या पंढरपूर आणि मंगळवेढ्याच्या वतीनं विनंती आहे की साहेब, आपण देखील दर्शनाला या. साहेबांनी सांगितलं जरूर सोचेंगे. नंतर एक आठवड्यामधून फोन आला की मी एकटा येणार नाही, तर राज्याचं सगळं मंत्रिमंडळ, खासदार, आमदार घेऊन त्या ठिकाणी या पांडुरंगाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी येतोय. आणि या आपल्या विठ्ठलाला साकडे घालण्यासाठी की महाराष्ट्र असेल संपूर्ण देशात शेतकऱ्याचं बळीचं राज्य त्या ठिकाणी येऊ दे. ज्या शेतकऱ्यासाठी ज्या काही आदरणीय साहेबांनी तेलंगणा राज्यामध्ये योजना बंधून त्या ठिकाणी सुरू केलेल्या आहेत, हा महाराष्ट्रातला शेतकरी गेले अनेक वर्षापासून त्या ठिकाणी या योजना आपल्या भागात व्हाव्यात या मायबाप सरकारकडे त्या ठिकाणी मागणं करतंय. परंतु किती योजना त्या ठिकाणी पूर्ण झाल्या हे आपल्या सर्वांना बंधूंनो त्या ठिकाणी माहित आहे. मी साहेबांना भेटल्यानंतर साहेबांनी सांगितलं, एक राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय साहेब आपल्याला वेळ देऊन सांगतायत की माझ्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना 24 तास बंधूंनो त्या ठिकाणी तेलंगणा राज्यामध्ये लाईट फ्री आहे. उच्च त्या ठिकाणी क्वालिटीची लाईट, शेतीच्या कामासाठी त्या ठिकाणी लाईट फ्री आहे. पाणीपट्टीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना आधार आहे. त्याचबरोबर जे आपण हंगामाला लागवड करतो, कोणी ऊस लावेल किंवा कोणतंही पीक त्या ठिकाणी वर्षात घ्या, त्या लागवडीच्यासाठी 2 हंगामात करणार असाल तर 5-5 हजार रुपये आणि एका हंगामात करणार असाल तर कुठल्याही एकराची अट नाही. आपल्या एखाद्या शेतकऱ्याला जर 10 एकर त्या ठिकाणी लागवड करायची असेल तर त्याच्या खात्यावरती एक रकमी बंधूंनो जवळजवळ 1 लाख रुपयाची रक्कम सरकारच्याकडून शेतकऱ्यांना दिली जाते. अरे एखादा शेतकरी दुर्दैवी अपघाती मृत्युमुखी पडला, दुर्दैवाने कुठली घटना घडली तर त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचं बंधूंनो विमा उतरवण्याचं काम मायबाप सरकार म्हणून आदरणीय केसीआर साहेबांच्याकडून तेलंगणामध्ये झालंय. आणि म्हणून तिथल्या एखाद्या शेतकऱ्याचा दुर्दैवी कुठली घटना घडल्यानंतर त्या शेतकऱ्याच्या नॉमिनीला त्या ठिकाणी 5 लाख रुपयाची रक्कम 10 दिवसाच्या आत बंधूंनो शेतकऱ्यांना दिली जाते. साध्यातल्या साधा नांगरापासून ट्रॅक्टर पर्यंत जे शेती अवजारं लागते ती फक्त 10% रक्कम भरून शेतकऱ्याला आधार देण्याची भूमिका आदरणीय केसीआर साहेब त्या ठिकाणी तेलंगणा राज्यामध्ये करतायत. आणि म्हणून 2014ला निर्माण झालेलं हे राज्य, 2014ला ज्यावेळी राज्य निर्माण झालं त्यावेळी आत्महत्या असतील, शेतकऱ्यांना पिण्याचं त्या ठिकाणी पाणी असेल किंवा शेतीच्या पाण्याच्या बाबतीत त्या राज्यातल्या अनेक शेतकऱ्यांना वनवन भटकावं लागत होतं. परंतु प्रबळ इच्छाशक्ती असल्यानंतर माणूस त्या ठिकाणी झपाटून लोक सर्वसामान्यांच्यासाठी काम केल्यानंतर कशा पद्धतीनं काम उभा करू शकतो ते आदरणीय केसीआर साहेबांच्याकडे बघितल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येत आहे. कारण बंधूंनो सगळ्या बाबतीत आज आपण एकीकडे महाराष्ट्रातलं जे सरकार आहे, मी कुठल्या पक्षावरती कोणत्या नेत्यावरती या दरम्यान टीका करणार नाही. कुणाचेही सरकार येऊ द्या, इथला या ठिकाणी शेतकरी किंवा शेतकऱ्याची जात आपल्या मायबाप सरकारकडे बंधूंनो फक्त काय मागतीये, दिवसा 8 तास लाईट आम्हाला द्या म्हणून या सरकारकडे मागतीये. कारण रात्री अपरात्री लाईट आल्यानंतर दार धरण्याचं काम असेल किंवा शेतीच्या कुठल्याही कामासाठी असेल किंवा रात्री अपरात्री मोटर जरी चालू करायला जात असताना अनेक शेतकऱ्यांना दुर्दैवी अपघाती त्या ठिकाणी सर्पदंश असेल किंवा अनेक समस्यांना त्या ठिकाणी सामोरं जातंय. आणि म्हणून या सरकारकडे 8 तास आपण लाईट मागतोय तर त्या ठिकाणी हे सरकार देऊ शकत नाही. आणि मात्र दुसरीकडे जे 9 वर्षापूर्वी स्थापन झालेलं तेलंगणा सरकार या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत, सर्वसामान्यांच्या बाबतीत त्या ठिकाणी योजना आहे. बंधूंनो शेतकऱ्याच्या मुलीच्या लग्नाचा त्या ठिकाणी सोहळा असेल तर त्या शेतकऱ्यांनी 7-12 उतारा आणि त्या ठिकाणी मुलीच्या लग्नाची जर पत्रिका सरकारकडे दिली, ज्या सरकारकडे मायबाप सरकार म्हणून आपण बघतो, तर सरकारकडून त्या शेतकऱ्याच्या खात्यावरती 1,01,116 रुपयाची रक्कम त्या मुलीच्या वडिलाला त्या ठिकाणी आधार म्हणून देण्याची भूमिका आदरणीय केसीआर साहेबांच्याकडून होती आहे. दलित समाजाच्या आपल्या बांधवांसाठी त्या ठिकाणी व्यवसाय असेल कोणतंही काम करण्यासाठी 10 लाख रुपयाची रक्कम शासनाच्या वतीनं त्या ठिकाणी दिली जाते आहे.
यातली एक जरी योजना या आपल्या महाराष्ट्रातल्या सरकारकडून होत असेल तर आम्ही म्हणेल ते ऐकण्याची त्या ठिकाणी भूमिका आहे. आणि म्हणून आदरणीय केसीआर साहेब महाराष्ट्रात आगमन झाल्यानंतर बंधूंनो पहिल्यांदा सांगितलं, मोठ्या अंतकरणपूर्वक आदरणीय साहेबांनी सांगितलं की महाराष्ट्र में धन की कमी नहीं है, महाराष्ट्र में मन की कमी आहे, इच्छा शक्तीची कमी आहे, लोकांच्या बाबत त्या ठिकाणी प्रेमाची आपुलकीची कमी आहे. आणि म्हणून या गोष्टी शेतकऱ्यांच्यासाठी जर दिल्या असत्या तर महाराष्ट्र बंधूंनो खूप पुढे त्या ठिकाणी गेला असता. परंतु करण्याची कुठलीही त्या ठिकाणी योजना नाही. या उलट या राज्यात आदरणीय केसीआर साहेब आल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही पक्षानं असेल किंवा नेत्यांनी या ठिकाणी पुढे येऊन सांगावं की आम्ही या योजना या इथल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी सर्वसामान्यांच्यासाठी देतोय, आम्ही परत महाराष्ट्रात पाऊल ठेवणार नाही. एवढ्या पद्धतीचा विश्वास इथल्या राजकारणी व्यक्तींना किंवा महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना बंधूंनो त्या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि म्हणून या बाबतीत इथून पुढच्या काळात भविष्यात शेतकऱ्यांच्या जातीसाठी आपल्याला क्रांती करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून इथून पुढच्या काळात अब की बार किसान सरकार म्हणून त्या ठिकाणी नारा दिल्याशिवाय आपल्या आयुष्याचं आपल्या भविष्याचं त्या ठिकाणी सोनं होणार नाही. आणि म्हणून या पंढरपूरमध्ये आगमन झाल्यानंतर, या ब्रह्मांनायकाच्या नगरीमध्ये आगमन झाल्यानंतर मोठ्या अंतःकरणपूर्वक आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न होतोय. बंधूंनो, आपल्या पंढरपूर आणि मंगळवेढा मतदारसंघात आदरणीय स्वर्गीय आमदार भारत नाना यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत जनता हाच माझा पक्ष म्हणून त्या ठिकाणी काम केलं. आणि म्हणून काम करत असताना या सगळ्या लोकांना विश्वासात घेत असताना बंधूंनो त्या ठिकाणी जनतेने सुद्धा, इथल्या मायबाप जनतेने भरभरून आशीर्वाद, प्रेम, सहकार्य, पाठिंबा पाठीशी देण्याचं काम 9, 14, 19 आणि त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये आपण दाखवून दिलेला आहे. आणि म्हणून त्यांच्यानंतर सुद्धा जनभावनेचा आदर करून बंधूंनो या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन त्या ठिकाणी उद्याच्या भविष्यासाठी आपल्याला BRS भारत राष्ट्र समितीच्या या पार्टीमध्ये आदरणीय केसीआर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भविष्यात आपल्याला जनक्रांती उभारावी लागेल. शेतकऱ्यांच्यासाठी, दीनदलितांच्यासाठी, बहुजन समाजासाठी आपल्याला भविष्यात रस्त्यावरती जरी यायची वेळ आली तरी त्या ठिकाणी उतरण्यासाठी, आपल्या शेतकऱ्याच्या जातीसाठी, बळीराजासाठी त्या ठिकाणी भविष्यात काम करण्याची बंधूंनो गरज आलेली आहे. आज हा पक्ष प्रवेश सोहळा होतोय. त्या ठिकाणी अनेक पक्षाच्या अनेक नेते मंडळीची टीका टिप्पणी आपण बघितली. कुणी माझ्यावरती, कुणी BRS पार्टीवरती सर टीका टिप्पणी की ही तेलंगणामध्ये असलेली पार्टी आहे, महाराष्ट्रात कशा पद्धतीनं काम करू शकतो. हा भगीरथ त्या ठिकाणी भविष्यात पंढरपूर आणि मंगळवेढ्याच्या कोणत्याही योजना, कोणत्याही समस्या कशा पद्धतीनं सोडवू शकतो. पण त्या बोलणाऱ्या नेत्याला आणि त्या ठिकाणी टीका करणाऱ्या व्यक्तींना माहित नाही की या पंढरीच्या पांडुरंगाचं आणि तिकडं आराध्य दैवत असणाऱ्या बालाजीचं पिढ्यानपिढ्या अनेक वर्षापासूनच संबंध आहेत. अरे कधी देवानी जात पात, गट तट, पक्ष पार्टी पंथभेद न बघता जो चरणी त्या ठिकाणी येईल त्या व्यक्तीला मनोभावी सेवा आणि आशीर्वाद देण्याचं काम केलं. त्या पिढ्यानपिढ्याचे ऋणानुबंधनाचे संबंध कधी त्या ठिकाणी पक्षी असेल, भाषा असेल याच्या पलीकडे जाऊन ज्या शेतकऱ्यांच्यासाठी आत्मीयतेनं साहेब काम करतायत त्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्रात हे अशक्य काम नाही. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असेल, बहुजन समाजाच्या बाबतीत असेल, आणि म्हणून मग 35 गावच्या योजनेच्या बाबतीतली योजना असेल. साहब हमारे उपसा सिंचन की एक योजना है जो 35 गांव की वो खेती की पानी की समस्या है. और दूसरी बात, जो लिंगायत समाज नहीं बहुजन समाज को प्यार का, समानता का संदेश देने वाले महात्मा बसवेश्वर, उनके जीवन में कम से कम 13 साल का वास्तव मेरे चुनाव क्षेत्र मंगलवेढा में उनका बसवेश्वर जी का रहा है. आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी बसवेश्वर महाराजांचा त्या ठिकाणी देश लेवलचं स्मारक व्हावं म्हणून आदरणीय नानांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रयत्न केला. साहब आप दर्शन के लिए आए, जो विठ्ठल मंदिर के नजदीक दर्शन के लिए करते समय
15-15, 20-20 लाख के भाविक की भीड़ हर साल हर महीने इधर आती रहती है। उनके लिए एक बड़े हॉस्पिटल की भी इधर सुविधा नहीं है। महाराष्ट्र नहीं, देश के सभी जगहों से सर इधर बड़े विनम्रता से नतमस्तक होने के लिए भाविक वारकरी बंधू इधर आते आहे। म्हणून आपल्या हातून त्या ठिकाणी भविष्यात या मतदारसंघाच्या कामासाठी, भविष्यातल्या विकास कामांच्यासाठी रस्त्यावरती उतरण्याची त्या ठिकाणी आम्हाला गरज आहे, आम्हाला वेळ आहे। आणि म्हणून काल आलेला एका मोहोळच्या आणि सोलापूरच्या पोपटाला बहुतेक माहित नाही, तो बोलका पोपट खूप बोलून गेला। आज या आनंदाच्या अतिशय उत्साहाच्या सोहळ्यात मी त्याच्यावरती त्या ठिकाणी बोलणार नाही। उद्यापासून भालके काय चीज आहे त्याला दाखवतो। आणि म्हणून साहब मेरे पिताजी भी आखिरी सांस तक क्या कमाया, तो उन्होंने साहब ये आखिरी ये आपको दिख रही है जनता, उनका प्यार उनका आशीर्वाद कमाया है। और उनके आशीर्वाद के तौर पे पिछली 2 साल से मैं इधर लड़ रहा हूं, क्योंकि पिताजी के गुजर जाने के बाद जिन पार्टियों के ऊपर, जिन नेताओं के ऊपर मैंने विश्वास रखा, जब पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरे परिवार पे, मेरे चुनाव क्षेत्र में उन्होंने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने मुकर के सभी जगहों पे मुझे उस टाइम कोई भी उधर मदद नहीं करने के, जो ये इन लोगों ने, इन नेता के, क्योंकि उनके मन में मन ही नहीं है सर। और मैं इसलिए आप जैसे किसानों के नेता के पीछे ये महाराष्ट्र का किसान पूरी ताकत से एकजुट होकर वज्रमुठ करके आपके साथ खड़ा होगा, इसमें मेरे मन में कोई भी चिंता नहीं है। आणि म्हणून साहेब आपल्या आशीर्वादाची गरज आहे। अण्णांनी सांगितलं पश्चिम महाराष्ट्रातली पहिली सुरुवात आहे। या पश्चिम महाराष्ट्रातला एक तालुका देखील असा सोडणार नाही साहेब। आपण दिल ती जबाबदारी त्या ठिकाणी त्या लोकांच्या पुढे जाऊन या लोकांना विश्वासात घेऊन, कारण शेतकऱ्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या माणसांच्या पाठीमागे बळीराजाचा नांगर त्या ठिकाणी दिसल्यानंतर एक सुद्धा शेतकरी बाजूला जाणार नाही, हा ठाम विश्वास मनामध्ये आहे। आणि म्हणून त्याच विश्वासानं आज तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये प्रातिनिधिक स्वरूपात त्या ठिकाणी तुमच्या उपस्थितीमध्ये मी त्या ठिकाणी तुमच्या आशीर्वादानं, परवानगीनं या भारत राष्ट्र समितीमध्ये पक्ष प्रवेश करतोय। आणि म्हणून या पक्षाचं सुद्धा नाव भारत, जे देशाचं प्रतीक आहे। आणि माझ्या मेरे पिताजी का नाम भी सर भारत है। और मुझे इस पार्टी से जुड़े हुए मेरे पिताजी के पास आ रहा हूं ऐसा मुझे लग रहा है साहब। और म्हणून आपके छत्र छाया में भविष्य में काम करते समय आपका आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर बने रहे, इतनी आपसे मैं दुआ करता हूं। आणि इथं उपस्थित असणाऱ्या मायबाप जनतेला ज्या पद्धतीनं तुम्ही 2009, 14, 19 आणि वडिलांच्या जाण्यानंतर, नानांच्या जाण्यानंतर देखील मायेची सावली धरण्याचं काम केलं आणि 1,05,717 मताधिक्यानं आशीर्वाद दिला। 3600 मतांनी माझा पराभव झालाय, उदार अंतकरणाने पराभव स्वीकारला। परंतु भविष्यात लढण्यासाठी तुमच्या आशीर्वादाची, तुमच्या ताकदीची, तुमच्या त्या ठिकाणी सहकार्य प्रेमाची त्या ठिकाणी गरज आहे। आणि म्हणून तुमच्या प्रेमाच्या खातीर जगाचा कोणताही वेगळा माणूस त्या ठिकाणी लढायला आला तर त्याच्याशी 2 हात करण्यासाठी हा भारत भालक्याचा पट्टा, हा भारत भालक्याचा बछडा त्या ठिकाणी रस्त्यावरती उतरेल। एवढंच अभिवचन या इथल्या शेतकरी समाजांना, इथल्या वडीलधाऱ्यांना, इथल्या प्रमुखांना बंधूंनो देतो। आणि ह्या ज्या योजना आहेत, ह्या आपल्या मतदारसंघाच्या योजना आज जे सांगतायत की भगीरथ भालके तेलंगणामध्ये जाऊन कशा पद्धतीने ह्या योजना सोडवणार आहेत। अरे काम करायचं झालं तर कुठल्या शाब्दिक पक्षी असेल किंवा कोणत्या राज्य त्या ठिकाणी आडवं येणार नाही। इच्छाशक्ती असेल तर अहमदाबाद पेक्षा त्या ठिकाणी हैदराबाद जवळ आहे। आणि म्हणून हैदराबाद जवळ असल्यामुळं मनात आणलं तर कोणतीही गोष्ट होऊ शकते, हे भविष्य काळात कामातून त्या ठिकाणी दाखवून देऊया। आणि म्हणून इथं जरी प्रातिनिधिक स्वरूपात असले तरी इथं पंढरपूरचे सर्व माझे नगरसेवक असतील, जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे सर्व सदस्य असतील, इथं उपस्थित आपल्या दामाजी सहकारी साखर कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन तानाजी भाऊ असतील, बसवराज्य असतील, वडीलधारी मार्गदर्शक सुरेशजी कोळेकर असतील, मुरलीधरजी दत्तू असतील, वडीलधारी मार्गदर्शक नानांच्या नंतर रामभाऊजी वाकडे असतील, किंवा असंख्य वडीलधाऱ्यांचा आशीर्वाद डोक्यावरती घेऊनच हा उद्याच्या यशासाठी
आणि लढ्यासाठी आणि शेतकऱ्याच्या क्रांतीसाठी तुमचा आशीर्वाद घेऊन त्या ठिकाणी सामोरं जातोय. आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद पाठीशी राहू द्या एवढंच अंतःपूर्वक आपल्याला सर्वांना विनंती करतो. आणि थोडक्या आपल्या 3 दिवसातल्या नियोजनानं आपण बहुसंख्येनं या ठिकाणी जमलात त्याबद्दल अंतःकरणपूर्वक आपल्या सर्वांचं मी मनापासून हात जोडून त्या ठिकाणी आपले सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. आणि तेलंगावरून आलेल्या सर्व आदरणीय केसीआर साहेब, सर्व मंत्रिमंडळ, सर्व खासदार, सर्व आमदार यांचं मनापासून अंतःकरणापासून ब्रह्मांड नायक पांडुरंगाच्या त्या या नगरीमध्ये अंतःकरणपूर्वक आपल्या सर्वांचं स्वागत आणि आभार व्यक्त करून मी माझं मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बिरास. अब की बार पंढरपूर मंगळगडाचे भावी आमदार अशी भूमिका प्रत्येक जनमानसांच्या मनामध्ये निर्माण करणारे बीआरएसचे नूतन असे सन्माननीय सदस्य भगीरथदादा भालके यांनी या पक्षामध्ये प्रवेश करताना आपलं मनोगत इथे व्यक्त केलं. यानंतर आपली संस्कृती आहे की आलेल्या प्रत्येक मान्यवरांचं स्वागत करणं आपलं आद्य कर्तव्य आहे. खरं तर आज पंढरीमध्ये विठुरायाची ही वारकऱ्यांची नगरी समजल्या जाणाऱ्या विठुरायाचा उत्सव आहे. पण खऱ्या अर्थानं शेतकरी बांधवांचं सरकार आणणारा हा पक्ष आहे. त्यामुळे विठ्ठलापेक्षा आपल्या सगळ्या शेतकरी बांधवांसाठी के.आर. चंद्रशेखर राव साहेब काही कमी नाहीयेत. त्यामुळं सर्वसामान्य शेतकरी बांधवांचं सरकार आणणाऱ्या सन्माननीय चंद्रशेखर राव साहेब यांचा यथोचित सन्मान कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असलेल्या सगळ्या शेतकरी बांधवांच्या वतीनं या कार्यक्रमाचे प्रमुख संयोजक भगीरथदादा भालके साहेब यांच्या वतीनं आपण सन्माननीय मानाचा हा वारकरी संप्रदायातला फेटा, वीणा, पांडुरंगाची पवित्र अशी तुळशी माला देऊन याचबरोबर विठुरायाची आणि रुक्मिणी देवीची अतिशय देखणी अशी मूर्ती देऊन या मान्यवरांचा यथोचित सन्मान सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या रूपानं तेलंगणातून आलेल्या प्रत्येक मान्यवरांचा यथोचित सन्मान आपण या ठिकाणी करतोय. सन्माननीय मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव साहेब यांच्या स्वागतासाठी एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद आपण पुन्हा एकदा देऊयात आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचं स्वागत या निमित्तानं इथे करूयात. आणि यानंतर गेल्या अनेक दिवसापासून आपण ऐकतोय की पंढरपूरमध्ये भाकरी फिरवली, पण ही भाकरी ज्या निखाऱ्यावरती भाजणार आहे वैसे तो हर कोई कहता है इस पंढरपुर में भाकरी फिरवली यानी के रोटी घुमाई है, पर जिस पे आप रोटी सेकोगे वो आग है केसीआर. अभी केसीआर साहब ये तय करेंगे कि आपकी भाकरी जो है वो घूमेगी या जल के खाक होएगी. और यही आप सभी को बताने के लिए आए हैं तेलंगाना के सन्माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री के.आर. चंद्रशेखर राव साहेब. अरे जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे केसीआर कहते हैं. और जोरदार तालियों के साथ आप सभी को संबोधित करने के लिए सन्माननीय तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब यहां पे मौजूद है. आप सभी को मैं फिर से गुजारिश करती हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ सन्माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार लाने वाले मुख्यमंत्री सन्माननीय केसीआर साहब का आप स्वागत करें. सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य के इस पावन भूमि को, पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं. हमारे सौभाग्य है मेरे साथ आए हुए मंत्रिमंडल, आमदार, खासदार तेलंगाना राज्य के भालके जी ने हमारा बहुत ही अच्छे अंदाज में स्वागत किया और बहुत ही ब्रह्मांड नायक विठोबा जी के चरण में माथा टेकने का हमें जो दर्शन दिलवाए उस चीज के लिए मैं उनके आभारी हूं. मैं धन्यवाद भी उनको देता हूं. महाराष्ट्र राज्य के बीआरएस किसान विभाग के अध्यक्ष श्री माणिकराव कदम जी, हमारे सीनियर नेता श्री शंकरन्ना दोंडगे जी, आपके लोकप्रिय नेता, आपके दिल जीतने वाला नौजवान ताकतवर नेता भगीरथ भालके जी. आवाज कम आई है.
ये भगीरथ है, आगे चल के पूरे चंद्रभागा का पानी मंगलवाड़ में लाने वाले हैं। इनके नाम ही भगीरथ है। मंच पर उपस्थित नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों और माओ, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इन दिनों मैं एक प्रार्थना सबसे पहले आपसे करूंगा। मेरे जो भी शब्द है आपके सामने, आप सुन के यहीं मत भूल जाइए। अपने गांव जाके जरूर अपने मित्र और अपने फैमिली में चर्चा कीजिए, अपने गांव में चर्चा कीजिए, इतना मेरा प्रार्थना है। इन दिनों एक बात मुझे बहुत सताता है, मैं हर सभा में कह रहा हूं महाराष्ट्र में, कि आज हमारे देश के लक्ष्य क्या है, भारत का लक्ष्य क्या है। देश का कोई लक्ष्य है या बिना लक्ष्य के हम गुमराह हो गए, हम भटक रहे अंधेरे के रास्तों में। क्या हो रहा है इस देश में? एक बार प्रति भारतीय को इस बारे में सोचने की बहुत सख्त समय आ चुका है। ये वक्त है उस समय का। आजादी का जंग एक वक्त था, जिन कुर्बानियों के फल हमको मिला, लेकिन आज एक और आजादी की जंग लड़ना चाहिए। उस प्रकार का ही एक नया उमंग से, एक नया सवेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए क्रांति के मार्ग पर। इसलिए कि आजाद हुए हम भारत 75 साल गुजर गए। 75 साल कोई कम समय नहीं होता है। दुनिया भर में कई देश है जो हमारे सामने ही कहां से कहां पहुंच गए, जैसा कि साउथ कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है। हमारे से जियोग्राफिकली कनेक्टेड है, हिमालय के उस पार में चीन है। आज चीन का, एक समय में चीन हमसे गरीब थे 1982 तक। उसके आज का चाइना कहां है और हम कहां हैं, इस बात को हर किसी को सोचना चाहिए। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई ना कोई जीत ही जाता है। कितने पार्टियों को हमने सपोर्ट किया, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुझे एक पार्टी बताइए जिनको अवसर नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। कांग्रेस तो पूरे 50 साल राज किया, उसके बाद में राष्ट्रवादी को भी आपने मौका दिया, शिवसेना को आपने मौका दिया, भाजपा को भी आपने मौका दिया। करना चाहते तो इनमें से कोई एक तो करते। उल्टा ये कह रहे हैं तेलंगाना के जैसे छोटे से राज्य में, कम समय में, नया नवेला राज्य में किसानों के भलाई के लिए सब कुछ किया जा सकता है। मैं मराठी बोल नहीं सकता, लेकिन समझ सकता हूं। बालके जी ने अपने बातों में सारे बता दिए तेलंगाना में क्या क्या स्कीम चलता है। ये स्कीम तेलंगाना में 5-6 साल से जब चल रहा है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा राज्य है, स्थिर राज्य है, धनवान राज्य है, यहां किस चीज की कमी है? उल्टा ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना का जो भी मामला है वो भूल भुलैया है। अगर महाराष्ट्र वो कर दे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। हां, जरूर निकलेगा दिवाला, मैं भी मानता हूं इस बात का। निवाला निकलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का। बिल्कुल दिवाली होगा किसानों का, राज का दिवाला नहीं निकालेगा। हम कहां से ला रहे पैसे? सभी पूछने लगे हैं आज, उल्टा पलटा क्वेश्चन पूछने, लोगों को गुमराह करने। बालके जी बता रहे थे तेलंगाना की पार्टी है, बीआरएस तेलंगाना की पार्टी नहीं है। बीआरएस भारत बदलने का, भारत परिवर्तन का एक मिशन है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। हम जब पंडरी दर्शन के लिए जब वहां से निकले, कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं, आपने अखबारों में देखा, टीवियों में भी सुना। हाँ, आ जाए जरूर, दर्शन करे, लेकिन राजनीति ना करे। हम आके दर्शन कर रहे। पंढरीपुर में मेरे पीछे कई पत्रकार पड़े थे, मैंने वहां मुंह नहीं खोला, कुछ कहा भी नहीं उनको, वो नाराज भी हो गए मुझसे। लेकिन मैंने, वो पुण्यस्थली है, क्षेत्र है, तब वहां मैंने कुछ राजनीति नहीं कहा, लेकिन यहां जरूर कहूंगा
मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता, अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है इतने सारे पार्टियों में? इतनी घबराहट क्यों है? हड़बड़ी क्यों है? इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए? 3-4 महीने ही हो गए हम यहां शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है, कांग्रेस का एक वक्तव्य है, कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं। हम किसी का टीम नहीं है, हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। इस बात से कोई घबराए नहीं। हम अगर टीम है जैसा बालके जी ने कहा, पक्का पहली बार हिंदुस्तान में कहीं कहीं लोग कहीं कहीं नारे दिए, सिर्फ बीआरएस ही इकलौता एक ही पार्टी है जिन्होंने दिल फाड़ के कह दिया कि अब की बार किसान सरकार। पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? 60% लोग तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान को और कामगार को जोड़ दो तो 60% से ज्यादा हो गए। अब इन लोगों को डर लगा है भाई, सब साफ साफ मालूम हो रहा है किसान जुड़ रहे बीआरएस के साथ, तो इसलिए उल्टा सीधे बात करने लगते हैं, बड़ा अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, ये तेलंगाना या महाराष्ट्र तक के लिए सीमित पार्टी नहीं है। आज के भारत के जितने भी समाधान, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उसका एक ही समाधान है कि भारत का परिवर्तन। परिवर्तित भारत ही हमारे सारे समस्याओं का समाधान है। हां, परिवर्तन चाहिए। इसलिए मैं 2-4 शब्द बताता हूं आपको। भारत में 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से पानी की उपलब्धि है, हमारे पास बरसात होती है इंडिया में 1,40,000 टीएमसी की। आधा तो उसमें बाष्पीकरण होता है, लेकिन आधा पानी हमें प्राप्त होता है हमारे शुद्ध नदियों में बहते हुए। यानी कि भारत के हर एकड़ में अगर सरकार में दम हो, केंद्र या राज्य के सरकारों का नीति सही हो, तो हर एकड़ में हिंदुस्तान के भरपूर पानी दिया जा सकता है। अभी आते आते रास्ते में बालके जी मुझसे कह रहे थे, मंगलवाड़ के इलाके में 25-35 गांव में पानी आने हैं जो लाया जा सकता है, लेकिन नहीं कर रहे। यहां के सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। क्या बात है? पानी जरूरत से ज्यादा है। 41 करोड़ एकड़ जो कृषि योग्य भूमि है भारत में, हर एकड़ को दिया जा सकता है और पीने के लिए भरपूर पानी दिया जा सकता है। मैं औरंगाबाद गया तो वहां बोल रहे, संभाजी नगर उनका नाम बदल दिए, ठीक है, वहां गए तो कह रहे 8 दिन में एक बार पानी आता है। शोलापुर में भी 4-5 दिन के बाद पानी आता है। अकोला वाले मेरे दोस्त थे प्रकाश पोहरे, वो कह रहे थे अकोला में 10 दिन में एक बार पानी आता है। आजकल मुंबई और पुणे में पानी की सप्लाई में कटौती आ रही है। क्या बात है? पानी नहीं है देश में? ये क्या हो रहा है? इसीलिए मैं कहता हूं, साफ कहता हूं, भारत के जल नीति, जो राष्ट्रीय जल नीति है, उसको पूरा का पूरा उठा के बंगाल के काड़े में फेंक देना चाहिए और नया पॉलिसी बनना चाहिए। यही भारत का परिवर्तन है। पक्का चाहिए ये बात। देश में हमारे पास नहीं है पानी तो अलग बात है, पानी की उपलब्ध है, पानी को रखते हुए हम उससे क्यों वंचित है और क्यों वंचित हो जाए? अब तक नेताओं ने गुमराह कर दिया, जिनको जो कहना कह दिया। ना पीने का पानी आता है, ना सिंचन के लिए पानी आता है। दूसरी चीज है बिजली। बिजली की क्या कमी है? बिजली बनाने के लिए 3-4 किस्म का बिजली होता है, लेकिन कई चीजों को लेके विवाद भी है। जैसे एटॉमिक पावर है, चेरनोबिल में रूस में जो विस्फोटन हुआ था, उसको लेकर दुनिया भर में कुछ विवाद खड़ा हुआ है, उसको बाजू कर देते हैं। सोलार पावर है, दिन में आता है, रात में नहीं आता है। दिन में भी वो भी आभर आ जाए तो तभी नहीं आता है। विंड पावर है, जो हवा से आने वाली पावर, हवा चली तो आई, नहीं तो नहीं आई। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर है, वो सिर्फ बारिश में जब नदियां बहने लगते हैं, प्रोजेक्ट भर जाते हैं, तभी कुछ मात्रा में मिलता है। लेकिन एक ही पावर है जो थर्मल पावर है, जिसको लेकर कोई विवाद नहीं है, और थर्मल पावर चलता है हमारे देश में, पूरी दुनिया में। थर्मल पावर बनाने के लिए जो कोयला चाहिए, वो कोयला हमारे देश में
अब तक पाया गया रिजर्व्स, कोयला रिजर्व्स हिंदुस्तान में 361 बिलियन टन का कोयला का उपलब्धि है। मैं यही बात आपसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, मेरे बात को जरूर चर्चा में ले आए गांव में कि जरूरत से ज्यादा पानी है। केसीआर ने कहा यह सच है कि झूठ है, चर्चा कीजिए, उसका निकालिए, पढ़े लिखे लोगों को पूछिए, इरिगेशन अधिकारियों से पूछिए। भारत में बिजली, आप चौंक पड़ोगे, आप चौंक जाओगे। जो आपके केंद्र सरकार, पीछे का केंद्र सरकार, राज्यों के सरकार जो गुमराह कर रहे हैं, जो निजीकरण कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। इसलिए मेरा प्रपोजल है, भारत परिवर्तन का यह भी एक हिस्सा है, पूरे राष्ट्रीय ऊर्जा पॉलिसी को भी बदल देना चाहिए। इसलिए कि हमारे पास जिस प्रकार का कोयला उपलब्ध है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल बिजली, सोलार का बिजली और थर्मल बिजली जो कोयला से बनता है, तीनों को संतुलित करके अगर देश के लिए दिया जाए, पूरे भारत के छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, छोटे छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों तक, और पूरे जगह बिजली पर्याप्त देने के लिए 150 साल तक के लिए यह पर्याप्त है कोयला। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये मेरी कल्पना नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, कोयला मंत्रालय के आंकड़े हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को आप अपने गांव में चर्चा कीजिए। क्यों हमको गुमराह किया जा रहा है? बिजली दे सकते हुए, बिजली बना सकते हुए क्यों निजीकरण कर दे रहे बिजली कंपनीज को? और हमारे देश में इतना भरपूर कोयला है जो 150 साल तक के लिए पर्याप्त है, उसके बावजूद क्यों कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जा रहा है? क्यों कोयला आज कई अन्य देशों से मंगाया जा रहा है? इस बात को हमको समझना चाहिए। ये रूट मुद्दे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, किसान भाइयों, हम जब तक एकत्रित ना हो, हमारा समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। बड़ा दुख होता है, इतने धनवान महाराष्ट्र राज्य में किसान का आत्महत्या रोज का 8 का 7 का 9 का 10 का आंकड़ा में जाता है। क्या यही हमारा किस्मत है किसानों का? एक ही समाधान सब साफ कर सकता है। एक ही हमारा, अगर हम प्रतिज्ञा ले ले, सारे किसान चुनाव के समय इकट्ठे रहे, किसानों को पार्टी को खड़ा करे, तब जाके हमारा बिल्कुल समस्या सुलझ सकता है। इसमें मुझे कोई शक नहीं। तेलंगाना राज्य में वहां लोगों ने तेलंगाना राज्य भी प्राप्त किया, इकट्ठे होकर लड़के, उसके बाद में किसान सरकार बनाया। बालके जी ने सारा बता दिया वहां क्या क्या दिया जाता है। 24 घंटा हाई क्वालिटी वाला पावर फ्री में दिया जाता है। इस प्रकार का फ्री में दिया जा सकता है कि आप 50 हार्स पावर भी यूज करो किसान, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। 10 नहीं 15 मोटर भी लगाओ, उसमें भी कोई पूछता नहीं है। किसान को जब फ्री बिजली देते हैं, फ्री दे देते हैं, दिल से दे देते हैं। चुनाव के लिए, वोटों के लिए नहीं देते। वोटों के समय में नहीं दिया हमने। ऐसे ही 10,000 रुपए हर एकड़ को उनके निवेश के लिए दे देते हैं, जो लागोड़ी आप कहते हो। उस प्रकार का किसान का किसी भी प्रकार का मृत्यु हो, एक्सीडेंटल नहीं, किसी प्रकार का सहज मृत्यु भी हो जाता है, हमने बीमा कर दिया है। पूरा बीमा का प्रीमियम सरकार ही भरता है। 5 लाख रुपए उनका क्रियाक्रम से पहले उनके घर में पहुंच जाता है। किसान का पैदावारी जो है, धान उगाते हैं तेलंगाना में ज्यादा, हर एक दाना पूरा का पूरा सरकारी खरीदता है। वहां हमने 7,000 के ऊपर खरीद केंद्र खोले हैं। पूरे किसान अपने गांव में ही, वहीं कभी उनको ना मंडी जाना पड़ता है, ना सेठों के बीटों के पास में जाना पड़ता है, ना चिट्ठी लेके पैसों के लिए घूमना पड़ता है। मैं जानता हूं महाराष्ट्र में कैसा कैसा दिया जाता है। ये मैं जिस एरिया में खड़ा हूं, ये पूरा गन्ना का एरिया है। गन्ना के दाम के लिए हर साल क्यों किसानों को लड़ना पड़ता है? क्या कमी है? क्या दम नहीं है सरकार में इतना भी? एक साल में बुला के इसको सुलझ दे। हम लड़ाई नहीं लड़े, ये बात नहीं है। शरद जोशी के जमाने से कितने लड़ाइयां लड़े। प्याज उगता है, उसका दाम नहीं मिलता। प्याज के दाम के लिए हमारे किसान भाई नासिक से मुंबई तक पदयात्रा करते हैं, हजारों की संख्या में। उनके पैर से खून भी निकलता है, तभी सरकार को कोई एहसास नहीं। गन्ने का दाम क्यों नहीं देते? कहीं भी नहीं देते। गन्ने के पैसे कैसे देते? 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में देते हैं, एक बार नहीं आता है। ये क्यों? इससे क्या हम नहीं निकल सकते? इस कष्ट से, इस मुश्किल से हम नहीं निकल सकते? बराबर निकल सकते हैं हम अगर एकजुट हो जाओ। किसान का सरकार आ जाए,
तो उनके सर पे बैठ के दिला देगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए मेरा प्रार्थना है आप सब लोगों से, किसान जब तक एकत्रित ना हो कुछ नहीं बदलने वाला है। पार्टी बदलते रहेंगे। अब समझिए, आप कर्नाटक में हाल में चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी हार गया, कांग्रेस सरकार आ गया, क्या कुछ बदलने वाला है? वहां पे कुछ नहीं बदलेगा, वही पॉलिसी चलते रहेगा, वही पुराने ही कथाएं सुनने पड़ेंगे। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, चुनाव में पार्टियां जीतना नहीं है। जब से हमारे भारत में चुनाव में जनता जीतने का रवैया शुरू होगा, तब से भारत बदलेगा। जनता को जीतना चाहिए, जनता को अपेक्षा जीतना चाहिए। चुनाव के दूसरे दिन से ही उनके तहत काम होना चाहिए। ये वेरी करेगा। किसान मरेगा तो कौन जिएगा? किसान अगर जिंदा है, सबके ताली में खाना आता है। किसान अगर खत्म है तो सबके तालियां सूख जाएंगे। कौन जी सकता है? इसीलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूं, किसान का एकत्रित, पूरे किसान भाई जितने यहां पधारे हैं, किसान भाई एकत्रित हो तो हमारे सारे समस्या का समाधान निकल सकता है। इसके अलावा भी कई लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हमारे पास है, वो सब किए जा सकते हैं। कोई गरीब शादी करता है, 1 लाख रुपए दे देते हैं हम लोग। विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं, 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग, जो बाहर देशों में पढ़ने के लिए। ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। जो दिव्यांग लोग हैं, देश में कोई राज्य नहीं देता, सिर्फ तेलंगाना एक ही राज्य है 3000 के ऊपर देता था। तेलंगाना दशाब्दी उत्सव में मैंने अभी अनाउंस किया, उनको 4000 मिलेगा पर महीने। यहां पे पेंशन क्या मिलता है? मेरे ख्याल से कोई 600 रुपए मिलता है। तेलंगाना में हम 2000 रुपए पेंशन देते हैं। मैं महाराष्ट्र वासियों को, जो पेंशनदार है, उनको खुलकर कहता हूं, महाराष्ट्र में बीआरएस का सरकार लाओ, पूरे किसान के काम भी हो जाएंगे और वेलफेयर मेजर्स भी, आपको पेंशन 2000 मिलेगा, बाजाब्ता मिलेगा, किसी का दिवाला नहीं निकलेगा, बिल्कुल बाजाब्ता आराम से दे सकते हैं। ये सारे चीज हो जाएंगे। सारे चीज संभव है जबकि हम एकत्रित हो। दलित वर्ग हमारे देश का एक अंग है, उनको हमने पीछे रखा है, वो हमारा ही पाप है। उस पाप को हमको धोना पड़ेगा, कोई अन्य आके नहीं करेगा। अमेरिका देश में काले लोगों को गोरे लोगों ने बहुत सताया था, बहुत रुलाया था, बहुत उनको वंचित किया था। लेकिन अमेरिका समाज में जागृति आने के बाद एक ब्लैक, मतलब यानी काले जाति के रहने वाले बराक ओबामा को देश के अध्यक्ष बना देके उनका अपने पाप को धोया है। यह भी भारत में चेतना आना चाहिए। हमारा दलित भाई वंचित ना रहे, उनके भी उद्धार होना चाहिए। साथ साथ में जब तक वो ऐसे रहेगा, पिछड़े रहेगा, ये भारत के चेहरे पे एक दाग रह के बन जाएगा। इसको भी मिटा देना कोई दूसरा देश वाला नहीं करेगा। ये हमारा ही कर्तव्य बनता है, हमारा ही दायित्व बनता है। यहां के पार्टियां पूरे प्रस्तापित है, इनको क्या डर है समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा करते हैं समझ में नहीं आता, क्यों उल्टा सुल्टा बात करने लगते। हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडा पे बात करो, उस एजेंडा डिस्कस करो। देवेंद्र फडणवीस जी, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अब के उप मुख्यमंत्री है, नांदेड़ में पहली बार जब मैं आया था तो उन्होंने कहा था, केसीआर जी आपका यहाँ क्या काम है? आपका तो काम तेलंगाना में है। मैंने कहा, भैया मैं भारत के नागरिक हूं, कहीं भी जाके काम कर सकता हूं, मैं यहाँ किसान के उद्धार के लिए आया हूं। अगर मुझे नहीं चाहते हो, तेलंगाना एजेंडा मक्की का मक्की 100% इंप्लीमेंट करो, मेरा काम खत्म, मैं मध्य प्रदेश चले जाऊंगा, महाराष्ट्र नहीं आऊंगा। उसका जवाब नहीं है उनसे, उसका जवाब आता ही नहीं है। उनको कहना चाहिए कि बिल्कुल हम अमल करेंगे, नहीं करते। केंद्र सरकार एक 6000 रुपए देते हैं, वो भी कम लोगों को, कम किसानों को। हमारे पास कोई ऐसा अभेद नहीं है। पूरे किसान जितने भी है, 70 लाख किसानों को हम रईत बंधु जो स्कीम है 10,000 देने वाला, छोटा बड़ा सब किसानों में देते हैं, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। इसी प्रकार का यहां भी आना चाहिए। लेकिन जैसा बीआरएस ने प्रवेश किया महाराष्ट्र में, फिर 6000 का ऐलान हुआ। वो किसको देंगे? जो किसान सम्मान निधि मिल रहा है उन्हीं को देंगे, बाकी को नहीं देंगे। वो भी पूर्ण रूप से नहीं, 2-2 हजार करके 3 किस्तों में देते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। फसल को 5000 एक देते हैं निवेश के लिए, फिर दूसरा फसल के दूसरा दे देते हैं। मुफ्त में पानी देते हैं, मुफ्त में बिजली देते हैं, और हर दाना उनका खरीदते हैं। खरीदते भी कैसा? सीधा उनके बैंक में जाता है। आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे मेरे बात सुनकर। तेलंगाना में मैंने देखा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल किसानों का जो कष्ट है, मुश्किल है, मैंने देखा है। उसके बाद में पूरी तलाटी व्यवस्था हमने बर्खास्त कर दिया है तेलंगाना में।
तलाटियों का जो काम है आप जानते हैं, हमारी भूमि उनके नाम पे लिख दे, इनका भूमि उनके नाम पे लिख दे, वहां पूरा तलाटी व्यवस्था ही बर्खास्त कर दिया कानून बना के। उनके पेट में नहीं मारा हमने, दूसरे डिपार्टमेंट में उनको नौकरी दिया और तलाटी व्यवस्था निकाल के धरणी बोल के पोर्टल ला के सारे जमीन का रिकॉर्ड हमने डिजिटलाइज कर दिया। उसके लिए उस माध्यम से ये सुविधा होता है, किसानों को धान खरीदते हैं, किसी के पास फिरने की जरूरत नहीं है, सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। जो 5,000 हर फसल के लिए हम निवेश के लिए देते हैं, वो भी सीधा ना दरखास्त देना है ना दफ्तर जाना है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है, हैदराबाद से जाता है। किसान का जो बीमा है उसके लिए कहीं दरखास्त नहीं देना है, सीधे उनके अकाउंट में बैंक में चले जाता है। ये संभव बात है। ये बात जब तेलंगाना में हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकता? यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा सवाल है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, पूरे अन्य भारत में क्यों नहीं? ये संभव होते हुए भी एक राज्य में, हिंदुस्तान के एक हिस्सा में हो रहा है, बाकी भारत में क्यों नहीं? इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, ये पूरे भारत के किसानों के जंग है, उनके प्रतिनिधि है बीआरएस पार्टी, सिर्फ महाराष्ट्र या तेलंगाना किसी एक राज्य का नहीं है। और आखिरी में मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगा। बालके जी ने कुछ बात रखा, उन्होंने पिताजी थे उनके, बड़े अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, 3-3 बार आपने आपके प्यार दिया, उनको जिताया, उनकी मृत्यु हो गई, भगवान ने हमारे साथ नहीं रखा उनको मैं आश्वासन देता हूं, बिल्कुल मैं उनसे बड़ा हूं, उनको पूरा आशीर्वाद मेरा उनके साथ होगा, बालके जी के साथ। आज हम पूरे तेलंगाना राज्य को लाके यहाँ विठोबा जी के दर्शन करवाए, घर बुलाए और खाना भी खाएंगे हम लोग जाके, आप लोग भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे। इतना हमारे साथ जो खड़े हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के जो दरवाजा खोले हैं बालके दादा, उनके पूरा हमारे साथ होगा, हमारे आशीर्वाद उन पे होगा, हम पूर्ण तरीके से उनके साथ होंगे। आप सभी लोग भी साथ दीजिए। एक युवा नौजवान क्या चाहिए, नौजवान लीडर है, नौजवान नेता है, उनका काफी भविष्य है। ये एमएलए चुने जाते हैं तो एमएलए नहीं रहेंगे, मैं आश्वासन देता हूं, इनको मंत्री पद भी मिल सकता है, काफी ऊंचा भी जा सकते हैं, आगे चलकर बहुत बड़ी उनकी तरक्की हो सकती है। उनकी तरक्की यानी पंढरपुर मंगलवार कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की है, सोलापुर जिले की तरक्की है, महाराष्ट्र राज्य की तरक्की है। बालके जी का व्यक्तिगत तरक्की नहीं है, उनको भगवान ने जो दिया है, उनको कोई खाने की कमी नहीं है, लेकिन पूरे राज्य का विकास, पंढरपुर का विकास, हर चीज का विकास उनके जरिए हो जाएगा। ये युवा है, मैं इनसे बहुत बड़ा हूं, इसे युवा लोगों का मार्गदर्शन में पूरे किसान एकत्रित होके आप चल पड़े तो हर चीज संभव है, कोई असंभव नहीं है, कोई नहीं होने वाला कार्य नहीं है। ये एक बात मैं अंत में कहूंगा, हम जब फल की अपेक्षा करते हैं, फल का ही पौधा लगाना चाहिए। कई महान संतों ने कह दिया है कि बोया पेड़ बबूल का, आए कहां से आम। आम का अपेक्षा है तो आम का पौधा लगना चाहिए। कांटों का पेड़ पौधा लगा के फल का अपेक्षा करें, हमको नहीं मिलेगा। गाय से दूध लेना है तो गाय को घास दीजिए, गधों को घास दे दो और गाय को दूध पूछो, कहां से मिलेगा हमको? हमारे वोट में वो ताकत है, वो दम है। हम बटे नहीं गए तो बिल्कुल हमारा काम बन जाएगा। मैं आपके भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं अपने आप में किसान हूं और मैं गर्व करता हूं, फख्र करता हूं। भगवान ने मुझे किसान के घर में जन्म दिया, किसान के घर से ही मैं पैदाइश हूं, किसान होने का मैं फख्र करता हूं, बिल्कुल फख्र करता हूं। मुझे फख्र है किसान होने के लिए, इसीलिए मैं खुद किसान में हूं, इसीलिए मैं किसान का दुख दर्द समझ सकता हूं। लोग बोलते वहां के मराठवाड़ा के, विदर्भ के लोग बोलते पश्चिम महाराष्ट्र ठीक है। मैंने कहा भैया पश्चिम महाराष्ट्र में क्या मुफ्त में बिजली मिलता है? मिलता है? 24 घंटा मिलता है? 1 घंटा भी नहीं मिलता है। लागोड़ी मिलता है? नहीं मिलता ना? मुझे सुनने नहीं दे रहे, नहीं मिलता। तलाटी रखे क्या बर्खास्त करे? बर्खास्त करना चाहिए। जो बर्खास्त करना चाहिए हाथ उठाइए एक बार। कैमरा वाले उधर देखो भाई, कैमरा वाले उधर घुमाओ। जनता क्या चाह रही है वो बता दो पूरी दुनिया को। ऐसा है
केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया सही है, महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह सुविधा क्यों नहीं लाया गया? कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं कर सकते? जब तेलंगाना कर सकता तो आप भी कीजिए। इन तलाटियों के लूट मार से बचा लीजिए किसानों को। ये करने वाले बात नहीं करते, उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं जो करने वाले हैं। लेकिन जनता क्या चाहता है, अबे आपने हाथ उठा के बता दिया तो भी समझ में आ गया। कई कई बातें हैं। मेक इन इंडिया बोले देश के प्रधानमंत्री साहब ने, मेक इन इंडिया है तो हर शहर में क्यों चाइना बाजार लगता है? भारत बाजार कहां भाग गया है? क्यों चाइना बाजार ही दिखता है हर शहर में? बच्चे उड़ाने के पतंगों के मांझा, दीपावली के दिए, दीपावली के पटाखे, होली के रंग, ये सारे चाइना से आते हैं। क्या भारत में इतना भी सलाहियत नहीं है कि ये चीज यहां बन सके? आप सोचिए इन बातों का, आपके गांव जाने के बाद सोचिए कि भारत बदलना है, नहीं बदलना है। जरूर भारत का परिवर्तन ही आज के भारत के समस्याओं का समाधान है, कोई दूसरा नहीं समाधान है। पूरे नीतियां बदलना चाहिए, पॉलिसियां बदलना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। मैंने डट करके पूछा, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, तलाटी लोग जरूर हमारे खिलाफ वोट डालेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब जनता चाहता है, हम उठ के खुल के कहते हैं कि तलाटी चाहिए कि नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के हर प्रांत में मैं पूछ रहा हूं, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, नासिक में, हर जगह मैं पूछ रहा हूं। हर जगह की पुकार, जनता का पुकार यही है कि तलाटी निकाल दो। जैसा तेलंगाना में होता है, हमारा भी डिजिटलाइज रिकॉर्ड करो, हमारा रिकॉर्ड सेफ रखो, जमीन सेफ रखो, कोई उल्टा सुल्टा ना हो जाए। हमारे तेलंगाना राज्य में किसान धरनी पोर्टल में एक बार उनका जमीन, उनका नाम चढ़ गया, वो निश्चिंत है एकदम, उसका कोई नहीं बदल सकता। बदलने का अधिकार किसान को ही हमने दिया है। किसान का अंगूठा यानी कि बायोमेट्रिक लग के ही किसान का जमीन का ओनरशिप बदलता है तेलंगाना राज्य में। उसका कोई तलाटी नहीं बदल सकता, कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं बदल सकता, तहसीलदार नहीं बदल सकता, डिविजनल ऑफिसर नहीं बदल सकता, कलेक्टर भी नहीं बदल सकता, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी नहीं बदलता, रेवेन्यू मंत्री भी नहीं बदलता, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं बदल सकता, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बदल सकता। सिर्फ किसान की जो भूमि है, उन पे उनका जो अधिकार है, उनका जो पट्टा है, उसको बदलना है तो किसान की बायोमेट्रिक से ही बदलता है। ये भी आप अपने गांव में चर्चा कीजिए। जब तेलंगाना में यह सुविधा है उपलब्ध किसानों के लिए, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? जो नेता लोग हमको हमारे ऊपर यह कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे पूछिए, भैया केसीआर ने कह के गया, आप क्यों नहीं कर रहे? ये बात हमारे लिए क्यों नहीं ला रहे? तेलंगाना का महाराष्ट्र का बॉर्डर है 1000 किलोमीटर। आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं, किसी भी गांव में। यहां से सिर्फ 400-500 किलोमीटर में तेलंगाना पड़ता है। बालके जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हर तहसील से एक बस या 2 बस, एक बस में महिला, एक बस में पुरुष आ जाए, बिल्कुल आकर वहां के पूरा 2 दिन घूमे। हम आपका सत्कार करेंगे, हम आपके वहां के मंदिर का दर्शन करवाएंगे। उस सौभाग्य में दे दीजिए, हम आपके बिल्कुल लोगों को लाइए, पूरे दिखा के हम बता देते हैं क्या क्या कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन कैसा होता है। तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन करने जाओ 10 मिनट में हो जाता है, फिर पट्टा के लिए समय नहीं है, उसके बाद 5 मिनट में पट्टा भी हो जाता है। वहीं के वहीं पासबुक दे देते हैं। आपके पास जो 7-12 है, इतना सा कागज देते हैं। हमारे पास कागज नहीं देते। हर किसान के पास जैसा पासपोर्ट होता है ना, उससे भी सुंदर सा पासबुक है उनके पास। और उनका कभी वो बेचते हैं, खरीदते हैं, तो पूरा उसी समय वेबसाइट में दिख जाता है। किसी ने यहां खरीदा, उनका बेटा अमेरिका में, वहां देख सकता है, अमेरिका में भी, दुनिया के किसी कोने में है, खाली वेबसाइट खोल दिया, दिख जाएगा हमारे पिता ने 2 एकड़ खरीदा है। ऐसे सुविधा यहां भी किया जा सकता है। हमको बोलने से बजाय ये काम कीजिए ना, ये काम कर सकते ना, टाइम है अभी सरकार के पास, काफी समय है, कर सकते, बोले नहीं करते। उसको छोड़ के उल्टा सुल्टा बातें करो, केसीआर को कुछ कहो, ये टीम का हो, बी टीम का हो। मैं साफ बता देता हूं पूरे महाराष्ट्र वासियों को, भारतवासियों को, बीआरएस किसी का टीम नहीं है। हम अपने आप में पार्टी है, हम किसानों का टीम है, हम दलितों का टीम है, पिछड़ों का टीम है और अल्पसंख्यक लोगों का टीम है। पूरा भलाई करने वाला पार्टी है। ये किसी का बी टीम, ये टीम बनने का हमारा कोई जरूरत नहीं है। 50 करोड़ यानी कि 50% यानी कि 70 करोड़ आबादी जब हमारे किसान हैं, अगर किसान बीआरएस के साथ है
तो हमारे साथ टीम आ जाएंगे, हम किसी की टीम क्यों बनेंगे? किसान हमारे साथ है। आप बताइए, किसान हमारे साथ है? जंग लड़ेंगे अब की बार। डल हो गए आप लोग, खाना तैयार है, जोर से बोलिए। अब की बार, अब की बार भगीरथ बाल के जिंदाबाद बोले, भगीरथ बाल के। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे जो भी बातें हैं, मैं एक बार विनम्र पूर्वक विज्ञापन करता हूं, मैंने जो कहा है अब तक आपने नहीं सुना है, इसलिए हर जगह मैं यही प्रार्थना करता हूं, ये यहीं नहीं छोड़े, अपने गांव में जाके इसको चर्चा पे रखे, डिस्कशन करे, और सही है तो पूरे लाइन में लग जाइए। हम जीतेंगे। मैं भगीरथ बाल के भी जीत जाएंगे, बीआरएस भी जीत जाएगा, आप तमाम लोग जीत जाएंगे। जरूर हमारी जीत होगी, क्योंकि हमारे युद्ध में न्याय है, नीति है, जरूर हमारे विजय प्राप्त होगा। फिक्र मत कीजिए, कुछ ही दिन में बदलेगा महाराष्ट्र, किसान का भविष्य भी बदलेगा। इतना कहते हुए मैं आपसे रुखसत होता हूं। धन्यवाद। अब की बार, अब की बार। धन्यवाद। देश के किसानों को उज्जवल भविष्य देने वाले, किसानों के मन में भावी पंत प्रधान किसानों के नाम, ऐसी एक भूमिका निभाने वाले सम्मानीय तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहब उपस्थित इस सभा को संबोधित किए, इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं। तुम्ही बोला ना।